नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय में बन रही एक बहुत बड़ी परियोजना की। चार धाम परियोजना है। आखिर इसका असली मकसद क्या है और इससे क्या हासिल होने की उम्मीद की जा रही है? सबसे पहले तो इसका स्केल समझिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 890 किलोमीटर लंबे हाईवे की। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। ये उत्तराखंड के नाजुक पहाड़ों को चीर कर निकलने वाला एक विशाल रास्ता है। इस स्लाइड पर कुछ जरूरी आंकड़े देखिए। लागत है 12,000 करोड़ रुपए। मकसद है चार धामों यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ना। और सिर्फ यही नहीं, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते को भी और बेहतर बनाएगा। तो कागज पर इसके उद्देश्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, पर्यटन को बढ़ावा देना, जो कि राज्य की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना। और तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ा सामरिक पहलू है, वो है चीन सीमा तक हमारे सैनिकों की आवाजाही को तेज करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है। अब हम कहानी के उस पहलू पर आते हैं जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, इसकी छिपी हुई पर्यावरणीय लागत। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये कोई आम बयान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य ने कहा है। और ये एक लाइन असल में इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी आलोचना को सामने रख देती है कि हिमालय के नाजुक मिजाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर इसके सबूत साफ हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 690 हेक्टेयर जंगल साफ हो चुके हैं। लाखों क्यूबिक मीटर मलबा सीधा नदियों में फेंका जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जरूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस से बचने के लिए इस एक बड़े प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। और इसका नतीजा आपके सामने है। साल 2020 के शुरुआती 4 महीनों में जहां जहां ये काम चल रहा था, वहां औसतन हर हफ्ते एक बड़ा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ। सोचिए जरा, हर हफ्ते। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। और बात सिर्फ पहाड़ों या नदियों की नहीं है, इसकी एक इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ी है। बेहद दुख की बात है कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनमें से एक याचिकाकर्ता की मौत भी एक ऐसे ही लैंडस्लाइड में हो गई। आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे नॉलेज से जुड़े वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा रिवॉर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बेहतर तरीका है? क्या विकास और पर्यावरण के बीच कोई संतुलन बनाना मुमकिन है? और यहीं पर बायो इंजीनियरिंग का विज्ञान एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। तो ये बायो इंजीनियरिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये प्रकृति की मदद से ही प्रकृति को बचाने का एक तरीका है। इसमें कंक्रीट और स्टील की जगह जीवित पौधों, उनकी जड़ों और टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पहाड़ों के ढलानों को मजबूत बनाया जा सके। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हैं कंक्रीट और स्टील की भारी भरकम दीवारें, जो न सिर्फ बहुत महंगी होती हैं बल्कि पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती हैं। और दूसरी तरफ है बायो इंजीनियरिंग, जो कम खर्चीला है, लचीला है और सबसे बड़ी बात, ये प्रकृति का दोस्त है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, पौधों की जड़ें वो मिट्टी को अंदर ही अंदर एक जाल की तरह जकड़ लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंक्रीट में सरिया काम करता है। और दूसरा, ये पौधे मिट्टी में जमा ज्यादा पानी को सोख लेते हैं, जिससे लैंडस्लाइड का एक बड़ा कारण यानी पानी का दबाव वो कम हो जाता है। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लिविंग टूल किट यानी जीवित औजारों का ये बक्सा असल में काम कैसे करता है। देखिए, सही काम के लिए सही औजार की जरूरत होती है ना। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। हिमालय जैसे इलाकों के लिए खास तरह के पौधे चुने जाते हैं, जैसे कि वेटिवर घास, जिसकी गहरी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। कुछ झाड़ियां मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और बबूल जैसे पेड़ अपनी मजबूत जड़ों से पूरे ढलान को एक लंगर की तरह थाम लेते हैं। और जब ये तरीका काम करता है तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। देखिए इस तस्वीर को, कैसे घनी हरियाली ने इस पूरे ढलान को कटाव से सुरक्षित कर लिया है। ये न सिर्फ असरदार है बल्कि देखने में भी कितना अच्छा लगता है। इसके कई तकनीकों में से एक है ब्रश लेयरिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सीधा सा। इसमें ढलान पर आड़ी खाइयां खोदी जाती हैं, उनमें जिंदा टहनियां और शाखाएं बिछाई जाती हैं और फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। वक्त के साथ इन टहनियों में जड़ें निकल आती हैं और वो एक जिंदा मजबूत दीवार बना लेती हैं। तो हमने समस्या भी देखी और एक मुमकिन हल भी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे नाजुक इलाकों में विकास के लिए आगे का रास्ता आखिर होना क्या चाहिए। एक संतुलित नजरिया रखना बहुत जरूरी है। बायो इंजीनियरिंग के ढेरों फायदे हैं, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे पौधों को जमने में वक्त लगता है और ये हर तरह के ढलान के लिए शायद सही ना हो। तो हो सकता है कि सबसे अच्छा रास्ता पारंपरिक और कुदरती दोनों तरीकों का एक मिला-जुला मॉडल हो, और इसी दिशा में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सड़क परिवहन मंत्रालय का एक हालिया सर्कुलर है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब सभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। तो इससे एक उम्मीद जगती है। क्या ड्रोन जैसी तकनीक हमें निर्माण के दौरान हो रहे नुकसान पर नजर रखने और उसे वक्त रहते रोकने में मदद कर सकती है? यकीनन ये सही दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। चार धाम परियोजना सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की एक बड़ी परीक्षा है। हम ये कैसे तय करें कि हमारी तरक्की की रफ्तार उस प्रकृति को ही न मिटा दे जो हम सबका आधार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।